वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन 10th बाबा एमपी। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से सेशन 2023-24 के लिए जो कक्षा 10th की गणित है, वास्तविक संख्या चैप्टर 1 है, इसका हम वन शॉट करने वाले हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी वन शॉट होगा उसमें बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर एक वन शॉट बनाते हैं, जिसके कारण जो है काफ़ी ये सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में देखने मिल जाएंगे। तो जो भी एग्ज़ाम में आने लायक है उसी क्वेश्चन को यहाँ पर वन शॉट में हम कवर करते हैं और बहुत ही छोटे समय के अंदर यानी शॉर्ट टाइम के अंदर एक वन शॉट क्रिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच के लिए आपको ये वाला ट्राई करना है, मतलब जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के लिए हो जाता है। तो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, अपने को एक पैटर्न पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है और जब तक यहाँ पर कुछ लिखा नहीं जाता है तब तक हमारे को जो है अभाज्य गुणनखंड की विधि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखो पहले इसके ना फैक्टर करते हैं यहाँ पर, मतलब गुणनखंड करते हैं। 26 के अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का, 13 बार गया, 13 कम 13 हो गया। अब 91 का करते हैं एक बार। तो देखो इसमें किसका जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता है डायरेक्ट 7 का जाएगा, है ना। 13 7 91, 13 7 मतलब 13 बार गया, 13 कम 13 काम हो गया। ठीक है, अब इसके गुणनखंड के सामने लिखना है। 26 के सामने अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 के सामने लिख सकते हैं 7 इंटू 13। देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि समान संख्या के नीचे समान संख्या लिखने का प्रयास करें आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एचसीएफ के लिए और एलसीएम के लिए क्या होता है। एचसीएफ के लिए क्या होता है कि दोनों में होना चाहिए और कम घात का होना चाहिए। एचसीएफ में फिक्स है कि दोनों में होनी चाहिए वो संख्या और कम घात की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में ही नहीं और उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों में 13 है, तो अब 13 को ही सिलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ कम घात का होना चाहिए। तो दोनों की घात कम ही है और एक जैसी घात है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर 13 है तो 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम इसका एचसीएफ लिखेंगे 13। अब देखिए एलसीएम के लिए इसके लिए ठीक उल्टा सिस्टम होता है। एलसीएम हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम कहता है कि दोनों में भले ही ना हो चलता है, लेकिन अगर कोई चीज़ दोनों में है तो अधिक घात वाली लेनी है। ठीक है, जैसे देखो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, लेकिन हमारे को सिलेक्ट करना है। 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो आपको सिलेक्ट करना है अधिक घात वाला। पकड़ में आ रहा है। एचसीएफ में तो क्या करते थे, उसी संख्या को लेना है जो दोनों में कॉमन है और कम घात की होनी चाहिए। लेकिन एलसीएम कहता है सभी संख्याओं को लेना है, लेकिन जो संख्या कॉमन है उसमें अधिक घात वाली संख्या लेनी है। तो दोनों की घात सेम ही है तो दोनों की घात अधिक ही है, तो इसका मतलब हम 2 को भी सिलेक्ट करेंगे, हम एक बार 13 को भी सिलेक्ट करेंगे, एक बार 7 को भी सिलेक्ट करेंगे और अब जो है गुणा भाग कर देंगे इसका आराम से। तो देखो क्या आंसर होगा, 13 7 91, 91 इंटू 2 करना क्या होगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, मतलब 182 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी इसकी तरह ही है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। लेकिन देखो हम एक स्टेप यहाँ पर जो थोड़ा सा चूक रहे हैं, क्योंकि ये जो सवाल था वो क्या कह रहा था हमसे कि आपको जो है इसकी जांच भी करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब जो दो संख्या दे रखी है, पहली थी 26 दूसरी थी 91, इन दोनों का गुणनखंड करो और सामने इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड करो। अगर दोनों बराबर आएगा तब ये सवाल सही है, नहीं तो फिर हमारी गलती है। तो देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करते हैं, मतलब हम करेंगे 26 इंटू 91 बराबर, ये तो हो गया ना दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दे रखी थी। अब है एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ हमें क्या प्राप्त था 13 और एलसीएम हमें क्या प्राप्त हुआ 182। अब दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा दोनों का बराबर आना चाहिए। तो चलिए गुणा करते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने गुणा कर दिया है और दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम आ रहा है, 2366
2367, मतलब हमारी जो इस उत्तर की है वो जांच हो चुकी है। ठीक है, आगे वाला सवाल करते हैं। तो देखो तरीका तो वही है, सेम टू सेम तरीका है, ठीक है ना। तो इसके लिए करना क्या है, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले इसका फैक्टर करते हैं, 12 का अलग, 15 का अलग, 21 का अलग। ठीक है, भाग दो इसके अंदर फटाफट, 2 छक्के 12, 2 तियारी 6, 3 एकम 3, काम हो गया। 15 के अंदर देते हैं एक बार, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, काम हो गया। इसके अंदर भाग देते हैं, 3 7 21, 7 एकम 7, और यह आंसर आएगा 1। ठीक है, अब इनके फैक्टर इनके सामने लिखो फटाफट। 12 के बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 2, देखो है ना, घात लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। चलो इसे घातों में लिख दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। 15 के सामने लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, है ना। और 21 के सामने अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अब देखो आपको पता है एचसीएफ के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए क्या होता है। एचसीएफ के लिए एक रूल्स है, सब में होना चाहिए और कम घात का होना चाहिए, है कि नहीं। देखो सब में क्या चीज़ ऐसी, सब के अंदर एक चीज़ फिक्स आपको दिख रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। और कम घात का होना चाहिए, सबकी घात सेम है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। मतलब इसका जो एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है, वो हो जाएगा हमारे पास में 3। अब अपन बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कह रहा है कि सब में ना हो फिर भी लेना है, सभी संख्याओं को लेना है। लेकिन अगर कोई संख्या बराबर आ रही है, कोई संख्या अगर बराबर आ रही है तो सबसे अधिक घात वाली संख्या लेनी है। ठीक है, ये एक अच्छा सा यहाँ पर जो है इसका एक मतलब नियम है, सब में होना चाहिए, वो तो सिस्टम किस में, सिर्फ एचसीएफ में। और सब में होने के बाद में भी जो है कम घात का होना चाहिए। लेकिन एलसीएम कहता है कि सभी संख्याओं को लेना है, लेकिन जो संख्या समान है उसमें सबसे अधिक घात वाली संख्या लेनी है। देखो मेरी बात सुनो, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 को लेना पड़ेगा, मतलब 2 की पावर 2 को लेना पड़ेगा। 2 की पावर 2 को हमने सिलेक्ट किया। लेकिन देखो 3 सब में है, लेकिन सबसे अधिक घात चाहिए, तो अधिक घात तो सबकी सेम घात है, तो 3 की पावर 1 ही अधिक घात होगी सबके लिए। 5 इसमें है लेकिन सब में नहीं है, तो जो नहीं है वो भी लेना पड़ता है, 5 की पावर 1 भी अपन लेंगे। 7 एक ही बार है, तो उसको भी अपने को सिलेक्ट करना है। अब इन सभी को अपन गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 3 इंटू 5 कम 5 और 7 कम 7, गुणा करते क्या होगा, 4 तिया 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 पड़े 60, और 6 7 42, मतलब 720 हमारा हो जाएगा एल LCM। ठीक है, उसी प्रकार आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या के आप कितने भी गुणनखंड कर दो, होते ही नहीं है ना, खुद के अलावा किसी का भाग जाता ही नहीं है। 17 में 17 का भाग जाएगा, 23 में 23 का जाएगा, 29 में 29 का ही जाएगा। तो वहाँ पर अपन एचसीएफ क्या लेते हैं, तो वहाँ पर अपने को एचसीएफ मानना पड़ता है। मतलब अपन 17 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 17, 23 को अपन क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23, 29 को अपन क्या लिखेंगे, 1 इंटू 29। तो एचसीएफ के अंदर क्या होगा, सब में होना चाहिए, तो सब में तो एक ही चीज़ दिख रही है और वो खुद एक है, तो एचसीएफ हमारा हो जाता है 1। जिसमें कभी भी गुणनखंड नहीं मिलता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एचसीएफ को मानते हैं 1। लेकिन एलसीएम को क्या मानते हैं, एलसीएम को मानते हैं सबका गुणा। मतलब इन सभी को आप गुणा कर दो तो एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं गुणा कर देता हूँ एक बार, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 11,339। ठीक है, सिंपल सवाल है, जब भी 3 संख्या अभाज्य संख्या हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम होगा उन सभी का मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाला सवाल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वाले सवाल के अंदर क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इस वाले सवाल का पैटर्न आप ध्यान रखिए, एचसीएफ लिख के 2 संख्या इस तरह से डैश में है, तो ध्यान से देखिए इसके लिए एक फिक्स है, एक सूत्र होता है जो कि पीछे पड़ चुका है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। वही संख्या है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है, या गुणनफल के बराबर होता है। तो एकदम नॉर्मल सवाल है, बस करना क्या, किसी को शिफ्ट करके भाग दे देना है, किसी का गुणा करना है, हो जाएगा। तो देखो पहली संख्या क्या है यहाँ पर, 306 है, और दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है, 657 है। इन दोनों का तो गुणा, देखो इनका एचसीएफ दे रखा है, मतलब इसका एचसीएफ क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। लेकिन एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, खाली एलसीएम। अब देखो एलसीएम को ज्ञात करना है, तो एलसीएम को वहीं पर रखेंगे, बाकी जो गणित का अक्षर है उसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है,
तो इसको तो अपन यहीं पे रखेंगे, जो चीज़ गुणा में होती है उधर आके बनती है भाग के अंदर। तो ये इसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं थोड़ा सा, लेफ्ट साइड में इसको लिखते हैं एलसीएम को 306 इंटू 657। अब देखो ये गुणा में था, इधर आके बन गया भाग के अंदर, मतलब 9 का भाग लग गया। अब अपन इसको गुणा भाग कर सकते हैं आराम से। तो करेंगे क्या, देखो अगर ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं। तो देखो 3 से कट रहा है, 3 तियारी 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, वापस 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 तियारी 9, 3 चौक 12। अब 34 को 657 से गुणा कर देता हूँ नॉर्मल तरीके से। तो इसका जो गुणनखंड आ रहा है वो आ रहा है 22,338। ठीक है, नॉर्मल हो गया, अपना आंसर हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023-24 बोर्ड में ये छप सकता है, पूरी गारंटी इसकी। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो वो हमेशा 5 से विभाज्य होगी, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में हमेशा 5 आने चाहिए। तो देखो इसको थोड़ा सीखते हैं। तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका ये रखेंगे अपन, यदि कोई संख्या, या अपन यही लाइन उठा देते हैं अपन यहाँ से, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n को 0 पर समाप्त होना है तो 6n अंक को 5 से विभाज्य होना पड़ेगा। ये वाला लाइन आप याद कर सकते हैं बहुत ही आराम से। यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है, या फिर 6n अंक को 0 पर समाप्त होना है तो 6n अंक को 5 से विभाज्य होना पड़ेगा, मतलब 5 का इसमें भाग लगना चाहिए। मतलब यह है कि अगर अपन इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। तो देखो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से अपन यहाँ पर लिखेंगे, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से अब देखो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। देखो 6 एक भाज्य संख्या है, तो हम इसको है ना अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं एक बार, 6n के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अपने हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, 2 इंटू 3 की पावर n। इस तरह से अपन कर सकते हैं ना। फिर इसको आप वापस ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n। अब देखो ध्यान से देखो, अगर 0 पर समाप्त होना है तो 5 से विभाज्य होना चाहिए, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए था। लेकिन देखो यहाँ पर आपको कहीं 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। पकड़ में आ रहा आपके, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं आराम से। 2 की पावर m और 5 की पावर n इसके रूप का होना चाहिए था। इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। यहाँ पर 3 आ रहा है, अगर यहाँ पर 5 आता तो ये आराम से शून्य पे समाप्त हो जाती। इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप 2m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको इसको समझा दिया है। क्वेश्चन की लाइन पकड़ो, बस ये नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है, ये लिखना स्टार्ट कर दो। अगर अभाज्य गुणनखंड का रूप इस रूप का नहीं होगा तो कभी भी वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी।
अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ये जो है वो भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्या क्यों है? तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या इसलिए होती है क्योंकि उसका एक गुणनखंड होता है। अगर आप कोई भी आपको वहाँ पर जो है एक गुणनखंड मिल जाता है, जैसे देखना यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक 6 लिखता हूँ, मैं 5 को तोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं 5 को सिर्फ 1 इंटू 5 में तोड़ सकता हूँ। इसका कोई भी एक गुणनखंड नहीं है खुद के अलावा तो। लेकिन देखो अगर मैं इसको तोड़ दूँ 2 इंटू 3, मतलब इसका एक गुणनखंड आपको दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। तो जिस संख्या के गुणनखंड होते जाते हैं वो संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। तो अगर हमको यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ और इसको यहाँ पर मेरे को एक से अधिक गुणनखंड मिल जाते हैं या फिर कोई एक गुणनखंड भी मिल जाता है, तो ये संख्या ऑटोमेटिक जो है भाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू सॉरी प्लस है। अब देखो दोनों के अंदर प्लस के पहले एक अलग ग्रुप होता है, प्लस के बाद एक अलग ग्रुप होता है। तो आपको एक संख्या यहाँ पर कॉमन नजर आ रही है, 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 को कॉमन ले सकता हूँ ऐसे। फिर 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यह संख्या भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक 13 एक गुणनखंड उपस्थित है। यह संख्या भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसका एक गुणनखंड 13 है। 13 है ना। आप इसको चाहे तो और तोड़ सकते हैं, जैसे देखो, लेकिन एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है ना, ज़्यादा मत लिखो आप। 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 77 एक हो जाएगा 78। देखो वापस इसको तोड़ सकते हैं अपन, 13 संग 78 मतलब 13 इंटू 6, मतलब इसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, अभी और हो सकते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 3। मतलब किसी संख्या के अगर एक से अधिक गुणनखंड होते हैं या फिर अगर एक भी गुणनखंड होता है तो वो संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2023-24 बोर्ड में ये छप सकता है ना। देखो, रूट के सवाल जो है 2-3 तरीके से आते हैं। एक होता है सिंपल रूट और एक होता है रूट के साथ में कोई संख्या जुड़ रही है, घट रही है, तो वो सबसे छोटा सवाल होता है, वो एक छोटा पैटर्न होता है। लेकिन अगर एक सिंपल संख्या होती है तो वो एक बड़ा पैटर्न हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, विरोधाभास विधि यहाँ पर लगा दो, यानी उल्टा मानना पड़ता है। जैसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, हमें भी पता है जिस संख्या का रूट सॉल्व नहीं हो सकता वो अपरिमेय संख्या होती है, तो थोड़ा उल्टा मानना पड़ता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको अपन p/q में लिख सकते हैं, यानी अंश बट्टा हर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन p/q की जगह a/b ले सकते हैं, क्योंकि गणित के अंदर जो है ABCD चलती रहती है, आपको पता है चर पद अपन कोई भी ले सकते हैं। तो √5 के सामने अपन लिख सकते हैं a/b, मतलब अंश बटा रही है, तो अंश बटा हर का रूप है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के सामने अपन लिख सकते हैं कोई भी अपरिमेय संख्या, तो वो भी क्या हो जाती है, परिमेय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर b जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, और यहाँ पर जो a व b है वो क्या है, सभाज्य संख्या है। a व b सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या का मतलब है कि इन दोनों के गुणनखंड में सिर्फ एक उपस्थित है, बाकी दूसरी कोई संख्या नहीं है। a का उपनिष्ठ गुणनखंड भी एक है, b का भी यहाँ पर एक है। अगर कोई संख्या ऐसी यहाँ पर इनके गुणनखंड में आ जाती है तो ये ऑटोमेटिक जो है क्या बनने लगती है ना, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसके लिए। लेकिन सभाज्य संख्या तो यहाँ पर कभी भी कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये स्टेप करने के बाद में आपको क्या करना है, वज्र गुणा करके इसको थोड़ा सा मतलब सीधा कर देना समीकरण को। ठीक है, इस b को इधर मल्टीप्लाई करो, आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप a बराबर b इंटू √5। अब इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का क्या कर दो, आप वर्ग कर दो। समीकरण 1 का क्या करो आप, समीकरण 1 का कर दो आप वर्ग। वर्ग करने का मतलब है दोनों और स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर होगा b स्क्वायर। लेकिन जब रूट की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा सिंपल संख्या हो जाएगी ना, मतलब सिंपल हो जाएगा 5। अब देखो अगर ये इधर गुणा में तो इधर क्या बनेगा, भाग में बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको आप समीकरण नंबर दे दो 2, क्योंकि ये बाद में काम आने वाला है। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में कुछ चेंज करते हैं अपन, ये गुणा में इधर के बनेगा भाग के अंदर, a स्क्वायर बट्टा हो जाएगा
रूट का 5 बराबर में है बी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, एक प्रमेय अपने किताब के अंदर है, यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। मतलब देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। मतलब ये जो 5 है, वो अगर ए को डिवाइड, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी तो डिवाइड कर रहा है। एक प्रमेय, आप इसको पढ़ लेना। तो मैं तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो अपन लिखेंगे प्रमेय के अनुसार, प्रमेय अनुसार ए को 5 विभाजित करेगा, ए को 5 विभाजित करेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कोष्टक में लिख देता हूँ इसे, ए बट्टा 5। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। प्रमेय के अनुसार ए 5 को विभाजित करेगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, उल्टा तो नहीं लिख रहे अपन। ए को, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, इस ए को 5 विभाजित करेगा। अब ये करने के बाद अपन क्या करेंगे, सिंपल सा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वापस जो है समीकरण 1 पे थोड़ी सी नज़र लगाएंगे। मतलब देखो, ये स्टेप हमको समझ में आ चुका है, कैसे भी करके हम ए के नीचे 5 ला रहे हैं, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट वाला उद्देश्य है वो यही है कि अपन बी के नीचे भी 5 ला देते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, समीकरण 1 पे नज़र रखनी है। तो देखो, समीकरण 1 पे जो है थोड़ा सा चेंज करना अपने को। समीकरण 1 से, समीकरण 1 के अंदर क्या करना आपको, ए को तो वही रखना है, रूट 5 को भी वही रखना है। लेकिन देखो करना क्या है, देखो वापस वापस ध्यान से देखो इस स्टेप को। ए को वही रखते हैं, रूट को खोल देते हैं और बी का बना देते हैं सी। बी का बन गया सी और रूट खोल दिया, मतलब 5c। वापस समझ लीजिए, इस स्टेप को वापस समझो एक बार। ये करने के बाद में समीकरण 1 से ए को वही रखना है, बी को बदलना है सी में और रूट को ओपन करना है। फिर वापस वही स्टेप, इस समीकरण का क्या करना है अपने को, अब इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, इसका भी क्या करते हैं अपन, स्क्वायर करते हैं। अब समीकरण 4 का कर देते हैं अपन स्क्वायर। तो करो स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 25c का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो एक बार, क्या यहाँ पर आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है, इस ए स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही है। हाँ आ रही है। ए स्क्वायर का मान है 5b स्क्वायर। देखो यही जो स्टेप है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करो तो समीकरण 1, स्क्वायर करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको समीकरण नंबर 2। ये स्टेप ध्यान से रखना, क्योंकि ये स्टेप वापस यहाँ पे काम आने वाला है। तो समीकरण नंबर 2 से हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, 2 से क्या हो रहा है देखो, ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5b का स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5b का स्क्वायर बराबर में 25c का स्क्वायर। क्या ये 25 से नीचे आ सकता है, आ सकता है। 5b स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 25, सामने हो जाएगा सी स्क्वायर। अगर इसको काटा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 5 कम 5 पच्चों 25, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा 5, सामने हो जाएगा सी स्क्वायर। प्रमेय वही है, यदि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो अपन वापस लिखेंगे, प्रमेय अनुसार 5 बी को भी विभाजित करेगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा। और इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, बी बट्टा 5। इसको मतलब यहाँ पर लिख सकते थे अपन चाहे तो, बी बट्टा 5 समीकरण नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब देखो, पहले क्या ये बोल रहा था कि ए और बी के लिए कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन देखो हो क्या रहा है, ए के नीचे भी 5 आ रहा है, आ रहा है देखो, ये रहा। और बी के नीचे भी 5 आ रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब अपन इसको अगर ऐसे लिख दे, ए बट्टा 5 बट्टा बी बट्टा 5, तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटू 5 और बी इंटू 5। मतलब हमको जो है ए और बी के अंदर गुणनखंड मिल रहे हैं। क्या गुणनखंड मिल रहा है आपको, दोनों में सेम मिल रहा है। 5 इसमें भी मिल रहा है, 5 इसमें भी मिल रहा है। मतलब दोनों के अंदर जो है आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। तो अपन यहाँ पर एक चीज़ लिख देंगे। तो देखो मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। समीकरण 3 और समीकरण 5 से, समीकरण 3 व समीकरण 5 से ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 उपस्थित है। ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 उपस्थित है, अर्थात
अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर कोई संख्या परिमेय होगी ना तो उसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा होंगे, मतलब एक नहीं होगा, कोई दूसरी संख्या हो सकती है, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ये लाइन लिखने के बाद में आपको हताहत लिखना है, परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। वापस एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो देखो इसके नीचे अपने को संख्या लिखनी है, मतलब इसके नीचे वो लाइन लिखनी है जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो मैं ये लाइन को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके नीचे आप वो लाइन लिखेंगे जो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। हमें एक विरोध प्राप्त हो रहा है यहाँ पर कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो विरोधाभास है हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो देखिए वन शॉट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ी छोटी विधि है, लिखने का तरीका तो वही है। माना कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को लिखने का वही तरीका है, 3 + 2 √5 बराबर a/v। वही तरीका है, b0 = 0 और a व b सभाज्य संख्या है। देखो ये करने के बाद में क्या है कि आपको जो है रूट वाली संख्या को फ्री करना है। कैसे, देखो इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब रूट का जो 5 है ना उसको एक तरफ रखना अपने को, क्योंकि रूट के बराबर कोई चीज़ें लिखेंगे ना तो ही अपने इस सवाल को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, पक्षांतर करने पर, पक्षांतरण से 2√5 बराबर a/b, ये प्लस का उधर जाके बन जाएगा माइनस का, और ये भी देखो नीचे है तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं इसके नीचे 1 मान के, यानी ये हो जाएगा a - 3/b, और ये इधर गुणा में इधर आके बनेगा भाग के अंदर, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √5 बराबर a/3/2। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये करने के बाद अपने को समझना है, चूँकि a व b, क्या लिखना अपने को, लाइन लिखनी है, चूँकि a व b पूर्णांक है, तो a - 3/2b परिमेय संख्या होगी, तो √5b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं कि हमें इस तथ्य का जो विरोधाभास प्राप्त होता है वो हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या होती है। तो हमें हमारी गलत कल्पना के कारण जो है ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा ना 3 + √25 एक अपरिमेय संख्या होगी। मतलब रूट को फ्री करने के बाद में जो है आपको कुछ स्टेप यहाँ पर लिखना है और बता देना ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक के सामने जब भी ऐसे a और b पूर्णांक होंगे तो ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी।
और परिमेय के सामने कोई चीज़ लिखेंगे तो वो खुद परिमेय होगी। तो उसके बाद अपन ये बोल सकते हैं कि हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या होती है। तो हमें ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो 3 + 2 √5 है एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है।